Hi guys, welcome back to my channel and as I promised this is the 9th episode for मोहब्बत हो गई तुमसे. So let's start the narration. स्टोरी के स्टार्ट में हमें फ्रीन का रूम दिखाया जाता है. नाम को स्नैक्स देने के बाद बेकी अभी फ्रीन के रूम में उसके कपड़े निकालने आई थी. वार्डरोब से कपड़े निकाल कर उसने बेड पर रखे और कमरे से निकलने ही वाली थी जब वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और फ्रीन बाहर चलता आया, सिर्फ बाथरूम में. उसे ऐसे देखकर बेकी शर्मा गई और मुंह दूसरी तरफ कर लिया. सॉरी, मैं बस कपड़े रखने आई थी. ये कहकर वो तेज़ी से निकलना चाह रही थी जब फ्रीन ने नरमी से उसका हाथ थाम कर उसे रोक लिया. तो क्या हुआ? हाँ, बेकी उसे देखने लगी. उसने बेकी का चेहरा नरमी से थाम लिया. ये कमरा भी तो अब तुम्हारा ही है. बेकी उसे ही देख रही थी. उसने बेकी को दीवार के साथ लगा दिया और ख़ुद सामने खड़ा हो गया. बेकी की सांसें तेज़ हो रही थी. दिल ज़ोर से धड़क रहा था और उसे ये डर था कि फ्रीन भी उसकी धड़कनें ना सुन ले. आपको कुछ चाहिए? बेकी ने कुछ ना समझते हुए पूछा. फ्रीन बड़ी गहरी आंखों से उसे देख रहा था. हाँ, और जो मुझे चाहिए सिर्फ तुम्हारे पास है. ये कहते हुए फ्रीन ने अपनी फिंगर बेकी के लिप्स पर फेरी. एंगेजमेंट पार्टी की रात से ही वो उसके होंठों को दोबारा चूमना चाहता था, उसकी नरमी को दोबारा महसूस करना चाहता था. उसने बहुत दफ़ा किस किया था, पर ऐसे किस उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी. उसे लग रहा था कि कुछ ख़ास था जो वो दोबारा महसूस करना चाहता था. उसने एक हाथ से बेकी की चिन ऊपर की और उसके चेहरे के करीब ही आ रहा था जब बेकी ने बहुत सॉफ्टली लेकिन उसे थोड़ा सा पीछे किया. ये अनजाने में हुआ, लेकिन फ्रीन को यह धक्के की तरह लगा और उसे पास्ट की वो बात याद आ गई. क्या आप मेरे तुम पूछना चाहती हो क्या मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ? हाँ, वही. वो बात याद आते ही फ्रीन झटके से उससे दूर हुआ. फ्रीन के पास आती खुशबू को जब बेकी ने दूर जाते महसूस किया तो उसने आंखें खोलकर फ्रीन को देखा. अब उसकी आंखों में पहले वाली गहराई नहीं थी, बल्कि एक उदासी थी. क्या मुझे इसका हक नहीं है? वो आंखों में सवाल लिए खड़ा था और बेकी उसका सवाल समझ गई. अगर तुम मेरे करीब आने से अनकंफर्टेबल होती हो तो मैं इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, बेकी ने दोनों हाथों से उसके चेहरे को थाम कर उसे पैशनेटली किस किया और फ्रीन की सारी झिझक दूर हो गई. फ्रीन ने नरमी से उसकी कमर को थाम लिया और बेकी ने मजबूती से अपने हाथों को फ्रीन के गर्दन के गिर्द और ज़ोर से जमा दिया. वो दोनों एक अलग ही दुनिया में थे. फ्रीन उसके होंठों की मिठास को फिर अपने अंदर उतारने लगा, उसकी खुशबू को अपने अंदर महसूस करने लगा. इस किस में एक्सेप्टेंस थी एक दूसरे के लिए, उस रिश्ते के लिए जो अब उन दोनों के दरमियान था. माना कि वो 1 साल से एक साथ थे और काफ़ी अरसे से लंदन में भी साथ रह रहे थे, पर इस तरह की एक्सेप्टेंस उन्होंने पहले एक दूसरे को नहीं दी थी. अब वो एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी पर हक दे रहे थे. वो नरमी से बेकी के होंठों को चूमता जा रहा था. वो उसकी सांसों में खो जाना चाहता था और बेकी भी ऐसा ही महसूस कर रही थी. तभी दरवाज़े पर नॉक हुआ और वो दोनों अलग हो गए. कौन है? फ्रीन ने तेज़ होती हुई सांसों के साथ पूछा. दोनों की सांसें काफ़ी तेज़ हो चुकी थीं. सर, आपके मॉम डैड और आपकी दोस्त आपका वेट कर रही हैं. तुम चलो, मैं आता हूँ. ये कहकर फ्रीन मुड़ के और बेकी को देखने लगा जो नज़रें नीचे किए खड़ी थी. क्या टाइमिंग है ना? और बेकी शर्माने लगी. उसने बेकी का चेहरा ऊपर किया. उसके चेहरे पर 2-4 बालों की लटें थी जिन्हें अपने हाथ से पीछे किया और फिर नरमी से उसके माथे को चूम लिया. मैं कपड़े बदल कर आता हूँ. ये कहकर वो अपने कपड़े उठाकर चला गया.
और बेकी ने पहली दफ़ा फ्रीन को अपने साथ इतना कनेक्टेड महसूस किया। कल रात सब लोगों के सामने जो प्लैटिनम रिंग उससे फ्रीन ने पहनाई थी, उसने उसे एक अलग तरीके की पावर दे दी थी, द पावर ऑफ ओनरशिप, जिसे अब वो बहुत अच्छे से महसूस कर सकती थी। उन दोनों के दरमियान के उस रिश्ते को बहुत गहराई से महसूस कर सकती थी। ये रिश्ता बहुत कमज़ोर भी था और बहुत मजबूत भी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि फ्रीन भी इस दफ़ा इस रिश्ते को निभाने के लिए उतनी ही कोशिश कर रहा था जितनी कि वो। नाम और फ्रीन अब फाइनली अकेले थे। वो दोनों बिलियर्ड खेल रहे थे। तभी एम बनाते हुए नाम ने उससे पूछा, बैकएंड की स्टोरी अब तुम मुझे खुद बताओगे या मैं उगलवाऊँ? फ्रीन ने ना समझने वाले अंदाज में उसे देखते हुए कहा, क्या मतलब? नाम ने एक बोल कोट किया और उसे देखते हुए बोली, रेबेका तुम्हारी एग्जीबिशन पार्टी में भी थी ना? फ्रीन जो अपने टर्न पर एम ले रहा था उसे देखने लगा। इनकार मत करना। हाँ वो थी। तो मुझे बताओ सारी बात। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। कहाँ से जानना चाहती हो? बहुत लंबी स्टोरी है, फ्रीन ने शॉट लगाते हुए कहा। शुरू से। नाम ने भी शॉट लगाते हुए उसी अंदाज में जवाब दिया। वो पिछले 1 साल से मेरी बीवी है। हो गया मजाक, अब सही बात बताओ। ये सच है। और फिर फ्रीन ने उसे अपनी शादी से लेकर यहाँ आने तक की सारी स्टोरी बताई। नाम को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। फ्रीन, यू आर सच अ पर्वर्ट। जितनी मर्जी गालियाँ देनी है दे लो, मैं ख़ुद को इससे ज़्यादा गालियाँ दे चुका हूँ, फ्रीन ने ईमानदारी से कहा। तो फिर अब तुमने आगे क्या सोचा है? क्या तुम बेकी से प्यार करने लगे हो? और वो मिस्ट्री गर्ल, क्या उसे ढूंढना छोड़ दिया है तुमने? फ्रीन चुप हो गया। नाम, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर मेरे पास खुद भी नहीं है। जब बेकी के साथ होता हूँ तो सुकून महसूस करता हूँ। उसके साथ एक अलग सा कनेक्शन है। लेकिन जब भी प्यार के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि अधूरा हूँ। उस रात जो भी थी उससे प्यार कर बैठा हूँ। नहीं जानता कौन है वो, लेकिन वो जाते जाते मेरे वजूद का एक हिस्सा ले गई, मेरा दिल ले गई, ऐसा महसूस करता हूँ। अगर तुम इस रिश्ते को लेकर सीरियस हो तो मुझे लगता है कि मूव ऑन करो और बेकी के साथ ऑनेस्टली अपने रिश्ते को निभाओ। तुम ऑलरेडी उसे बहुत तकलीफ़ दे चुके हो, तो अब उसका बहुत ख्याल रखना। तुम ठीक कह रही हो। और तुम्हें बताऊं, नीता ने मुझे कहा था कि वो लड़की जो मेरे साथ थी वो नीता थी। नाम ड्रिंक पी रही थी और ये बात सुनकर शॉक होकर उसके मुंह से सारा ड्रिंक फ्रीन के मुंह पर जा गिरा। नाम, पागल हो गई हो? उसने नैपकिन से मुंह साफ करते हुए कहा। शी इज़ सच अ बिच। नाम, गाली नहीं। अरे यार, बहुत बड़ी छोटी है वो, ये देखो। ये कहते हुए नाम ने उसे एक वीडियो दिखाया। ये रात 2:30 बजे की है, क्रिसमस पार्टी की रात, और तुम तो आते ही निकल गए थे। वो झूठ बोल रही है। जानता हूँ। तुम्हें कैसे पता? मैंने उसे किस किया था। क्या? ये सुनकर नाम ने ज़ोर से उसे किक किया। आओ, बस ये जानने के लिए कि वो है और तुमने उसे किस किया। और भी तरीके होते हैं। अब तुम कमिटेड हो फ्रीन। बेकी को कितना बुरा लगेगा और उसे पता लगा तो। उसे कैसे पता लगेगा? फिर भी अगर वो खुद भी किसी रीज़न की वजह से ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगता? तुम्हारी बात समझ गया नाम, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगा। गुड फॉर यू। चलो, इसी बहाने तुम्हें एंजल जैसी एक लड़की तो मिल गई, वरना मुझे लगा था तुम नीता जैसे किसी पोवर्ट से शादी कर लोगे। और वो दोनों हंसने लगे। फ्रीन और बेकी की शादी ट्रेडिशनल वे में करने के लिए डिसीजन लिया गया था। उनकी शादी फ्रीन के चैंगमे वाले घर में होनी थी, जो कि बिल्कुल पैलेस की तरह लगता था। फ्रीन की दादी वहाँ रहती थी और टाउन की सबसे रिस्पेक्टेबल वुमेंस में से थी। सब लोग शादी की तैयारियों के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। नाम, अर्थ,
अब क्योंकि टी और केट भी आ गए थे तो फ्रीन के सारे दोस्त ही थे। बेकी बेसब्री से यूकी और नोब का इंतज़ार कर रही थी, पर यूकी ने उसे पहले ही बताया था कि उसे आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। लेकिन नोब, उसकी अभी तक कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई पता नहीं था। जब वो सब लोग चैंगमी पहुँचे तो फ्रीन की दादी ने उनका वार्मली वेलकम किया। आ गए मेरे बच्चे, ये कहते हुए वो सबसे मिलने लगी। नाम और फ्रीन के दोस्त पहले भी यहाँ आ चुके थे और दादी उन सबको जानती थी और बड़े प्यार से सबसे मिल रही थी। अरे नाम, पहले से भी सूख गई हो, कुछ खाया पिया करो बेटा। मेरा सर खाने के अलावा ऐसे कुछ और खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती दादी, फ्रीन ने छेड़ते हुए कहा। दादी, आपका पोता तो कभी नहीं सुधरेगा। ये तो है ही बदमाश। कैसी हो माँ? मिस्टर चंकी माँ अपनी मोम से मिलने लगे। आ गई याद माँ की, कितने महीनों में तो फ़ोन भी नहीं किया। क्या करूँ, तुम्हारी बहू मुझे इतने कामों में लगाए रखती है कि अपना भी होश नहीं रहता। बातें मत बना, और ख़बरदार मेरी बच्ची को कुछ कहा। वो फ्रीन की मोम को गले लगाते हुए बोली। हर रोज़ फ़ोन करती है मुझे, बड़ा आया। और मिस्टर चंकी माँ हंसने लगे। अरे दुल्हन कहाँ है? वो रही ना सामने। फ्रीन ने बेकी की तरफ इशारा किया। वो आई और दादी के सामने झुककर उन्हें मिलने लगी। एक बात में तो मुझे अपने बच्चों की दाद देनी पड़ेगी। बहुएं चुनकर खूबसूरत लाए हैं, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है ये तो। अरे कितनी भोली आंखें हैं इसकी। दादी बेकी से बड़े प्यार से मिल रही थी और बेकी उनके प्यार में खोती चली गई। बहुत लंबा सफ़र किया है, सबने थक गए होगे। जाओ, जाकर खाना खाओ और आराम करो। तुम सबके पसंद की चीज़ें बनवाई हैं मैंने। शाम में मिलेंगे, मुझे ज़रा गांव में एक काम से जाना है। अरे माँ, अभी हम आए हैं और आप भी रेस्ट किया करो। तुझसे पूछा है मैंने। चलो चलो, अभी जाकर आराम करो, शाम में बात होगी। ये कहते हुए वो बाहर की तरफ चल पड़ी और सब लोग खाना खाकर आराम करने के लिए। चेंगमई का ये टाउन पहाड़ों में घिरी हुई एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर था। एक छोटा सा शहर। यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ थी। इंटरनेट, कैफ़ेज़, स्कूल, कॉलेज, हर चीज़ थी। लेकिन सुना जाता है कि यहाँ पर पहले ये सब कुछ नहीं था। पहले ये एक छोटा सा गांव था। इसे डेवलप करने में मिस्टर चंकी माँ के पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ था। वो यहाँ के नोबल फैमिली थे और यहाँ के सब लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। शाम के वक्त सब लोग मौसम एंजॉय करने के लिए बाहर आकर बैठ गए। दादी भी उन्हीं के पास थी। तभी प्यार पर डिस्कशन होने लगा और बेकी ने दादी से पूछ लिया, दादी, आपको कभी प्यार हुआ? अरे ये कोई पूछने की बात है भला? ये कहते हुए दादी हंसने लगी। बताइए ना दादी, कोई तो मिला होगा जिसको देखकर आपका भी दिल मचल गया होगा। बदमाश, अपनी दादी से कोई ऐसे पूछता है? दादी ने फ्रीन को डांटते हुए कहा। अच्छा दादी, बताइए ये पहाड़ों के पीछे क्या है? नाम ने घर के पीछे वाले बड़े पहाड़ की तरफ देखते हुए कहा। इस पहाड़ के पीछे बेटा बहुत बड़ा टेम्पल है। आप गई हैं कभी वहाँ पर? बेकी ने पूछा। हाँ गई हूँ। सुना है वहाँ जाकर जो मांगो वो मिलता है। मैं भी वहाँ गई थी जब मैं जवान थी। तो क्या मांगा था आपने दादी? केट ने दादी से इंटरेस्ट लेते हुए पूछा। मैंने वहाँ जाकर अपने लिए सच्चा प्यार मांगा था। तो आपको प्यार मिला? नाम एक्साइटेड होकर पूछ रही थी। हाँ मिला ना, फ्रीन के दादाजी। ये कहकर वो हंसने लगी और अपनी बातों में खो गई। लड़की चाहे छोटे से टाउन में रहे या फिर बैंकॉक जैसे बड़े शहर में, उसके दिल में हमेशा एक राजकुमार की जगह तो रहती है।
मेरे साथ 12 और लड़कियां थीं कॉलेज में, पर मैं इस गांव की इकलौती लड़की थी जो कॉलेज तक पढ़ने गई थी। मेरे माँ बाप मेरी शादी किसी किसान से या ऐसे ही यहाँ के किसी काम करने वाले से करना चाहते थे, पर मुझे तो पहले प्यार करना था, अपना सोलमेट चाहिए था। तो मैंने वहाँ जाकर अपने लिए अपना प्यार मांगा था। और फिर क्या हुआ दादी? कुछ दिन बाद मेरी बस ख़राब हो गई। पैदल घर जा रही थी तो रास्ते में वो पुलिया जिससे मैं घर जाती थी वो बीच में ही टूटने वाली थी। तभी किसी ने आकर मुझे वहाँ से बचा लिया। उसने मुझे तो बचा लिया, पर उसे खुद बहुत चोट आई थी। वो तुम्हारे दादाजी थे और उन्हें देखकर ही मुझे प्यार हो गया। और उन्होंने आपको हीरो की तरह बचाया, इसीलिए आपको प्यार हो गया ना? नाम हंसते हुए पूछ रही थी। हाँ, लेकिन इसलिए भी कि बहुत कम मर्द होते हैं इस दुनिया में जो औरत पर आई हुई तकलीफ़ अपने ऊपर ले लेते हैं। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। उनमें वो हिम्मत थी बेटा। ये कहते हुए दादी उठी और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। अब मैं बहुत थक गई हूँ, चलो बाकी बातें बाद में करते हैं। रुकिए दादी, बेकी ने दादी को रोकते हुए कहा। वहाँ जाकर जो मांगो वो सच में मिलता है? मुझे तो मिला था। अगर पूरी श्रद्धा से मांगोगी तो तुम्हें भी मिल जाएगा। ये कहकर दादी अपने कमरे में चली गई और वहाँ बैठे सब लोग ही कुछ ना कुछ सोच रहे थे। वैसे दादी, वो टेम्पल कितनी दूर है? बताया तो पहाड़ के पीछे है। और उस टेम्पल की कितनी स्टेयर्स हैं? लगभग 450। क्या? मैं तो कभी भी नहीं जाऊंगी, नाम ने हाथ खड़े करते हुए कहा। तो बीबी, तुम्हें जाने की ज़रूरत क्या है? तुम्हारे पास मैं हूँ ना, अर्थ ने उसका हाथ पकड़कर किस करते हुए कहा। हाँ यार, टेम्पल देखने तो चलेंगे, पर स्टेयर्स इतनी सारी चढ़ना नॉट पॉसिबल। बेकी और फ्रीन दोनों ही बहुत चुप थे। दादी की बातें सुनकर बेकी का बहुत दिल था कि वो वहाँ टेम्पल पर जाए। उसे कुछ मांगना था जो वो शिद्दत से पूरा होने की ख्वाहिश रखती थी। सब लोगों की नज़रों से छुपकर सुबह सुबह के वक्त वो टेम्पल के लिए निकल गई। तभी फ्रीन ने उसे जाते देखा और उसका पीछा किया। वो टेम्पल के पास पहुंची तो फ्रीन ने आवाज़ देकर उसे रोका। बेकी, कहाँ जा रही हो? फ्रीन की आवाज़ सुनकर वो चौंक गई। फ्रीन, आप हैं? आपने तो मुझे डरा ही दिया। तुम पागल हो गई हो, इतनी सारी स्टेयर्स चढ़ोगी? मुझे कुछ चाहिए फ्रीन, और मैंने सुना है यहाँ आकर जो भी मांगो वो मिल जाता है। बेकी, इंसान को खुद पर भरोसा हो तो हर चीज़ हासिल कर लेता है। नहीं, हर चीज़ इंसान के बस में नहीं होती। ये कहते हुए बेकी ने नज़रें झुका ली। फ्रीन उसका उदास चेहरा नहीं देख सकता था। तुम्हें 100% इस टेम्पल पर जाना है? और बेकी ने हाँ में सर हिलाया। ठीक है, फिर मैं भी चलूँगा। पर फ्रीन, कुछ नहीं। ये कहते हुए फ्रीन झुक गया। आओ मेरी पीठ पर चढ़ो। क्या? नहीं फ्रीन, पर इससे मेरी मन्नत तो पूरी नहीं होगी। हो जाएगी तुम्हारी मन्नत पूरी। कहा ना, तुम्हें मैं चढ़ने नहीं दूंगा इतनी सीढ़ियाँ। आओ मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। ये कहकर फ्रीन मुड़ गया और बेकी उसे देखती रह गई। उसे पता था कि अगर वो फ्रीन की बात नहीं मानेगी तो फ्रीन उसे बिल्कुल भी जाने नहीं देगा। और फिर फ्रीन ने उसे अपनी पीठ पर उठा लिया और टेम्पल की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वो पसीने में पूरी तरह भीग चुका था, हाँफ रहा था, सांस चढ़ रहा था, लेकिन मजबूती से वो बेकी को पकड़कर टेम्पल की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। बेकी उसी को देख रही थी। कितना डिटर्मिनेशन था उसकी आंखों में, जैसे वो बेकी की हर ख्वाहिश पूरी कर देना चाहता हो। और फिर जब वो दोनों टेम्पल पर पहुँचे तब तक फ्रीन की हालत बहुत ख़राब हो गई थी।
हाँ, डाइटिंग करो थोड़ी, फ्रीन ने मजाक करते हुए कहा। फ्रीन, बेकी को ये बात थोड़ी सी बुरी लग गई। मजाक कर रहा हूँ, तुम तो हवा से भी हल्की हो, फ्रीन ने उसे छेड़ते हुए कहा। फ्रीन, आप फिर मुझे टीज़ कर रहे हैं। और तभी उन दोनों को ध्यान आया कि वो दोनों ही नहीं थे जो यहाँ पर थे, वहाँ पर कोई और भी था, मिस्टर चंकी माँ। डैड, आप यहाँ? और उन्होंने मुड़कर अपने बच्चों की तरफ देखा। डैड, आप यहाँ मॉम के लिए आए हैं ना? बेकी ने कहा। हाँ, उसी के लिए आया हूँ, और किसके लिए आऊँगा, पर यह बात उसे मत बताना, वरना आप बूढ़े हैं, घुटनों में दर्द हो जाएगा, ये कहकर मेरा सिर खा जाएगी। वो सब हंसने लगे। बेकी को उनका अपनी बीवी के लिए प्यार बहुत अच्छा लगता था। वो चाहती थी कि फ्रीन भी उससे इसी तरह प्यार करे। और फिर उन दोनों ने ही मन्नत मानी। फ्रीन ने मन्नत मानी। हाय बॉस, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर ये जो लड़की है ना बेकी, बहुत इनोसेंट है, दिमाग से थोड़ी क्रैक है, पर दिल पानी की तरह साफ़ है। इसे जो भी चाहिए इसे हमेशा दे देना, बस इतना ही। और बेकी, उसकी मन्नत थी, आप मेरे फ्रीन को हमेशा खुश रखिएगा, उसे हमेशा सक्सेस दीजिएगा, उसे हमेशा हेल्दी रखिएगा, और उसे मेरे साथ रखिएगा, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। उन दोनों की मन्नत एक दूसरे के लिए थी। मिस्टर चंकी माँ अपने बच्चों को देखकर अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, और उसके बाद वो सब टेंपल से वापस आ गए। फ्रीन, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ मुझे नीचे उतार दीजिए। बिल्कुल नहीं। फ्रीन ने अभी भी बेकी को अपनी पीठ पर उठाया था। वो लोग टेंपल से निकलकर नीचे आ चुके थे। मिस्टर चंकी माँ अपने दोस्त से मिलने के लिए चले गए, जो टेंपल के करीब ही रहते थे, और फ्रीन और बेकी वापस घर आ रहे थे। फ्रीन उसका पीछा करते करते ये भूल गया था कि वो गाड़ी नहीं लेकर आया, और बेकी की उसने घुटने पर जो चोट देखी थी उसे देखकर तो अब उसे गुस्सा आ रहा था। पहाड़ चढ़ते हुए बेकी को घुटने पर थोड़ी सी खराश आई थी और हल्का सा खून निकल आया था। उसके लिए ये हल्की सी खराश भी एक बड़ी चोट की तरह थी। तब से उसने बेकी को अपनी पीठ पर उठाया था और किसी भी कीमत पर उसे उतारने के लिए तैयार नहीं था। तुम्हें किसने कहा था बिना गाड़ी के आओ? हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं उतारूंगा जब तक हम नहीं पहुंचते नीचे, बस मेरी बात मानो। वो डिटर्मिनेशन से कहता उसे उठाए पहाड़ उतर रहा था। पर ये हल्की सी खराश है, तुम्हारी हल्की सी खराश भी मुझे तकलीफ़ देती है। उसने ये बात फ्लो में कह दी, लेकिन खुद ही शाय फील करने लगा। मतलब इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए, और तुम जैसी क्रैक लड़की को तो बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं चल सकती तुम। आप मुझे क्रैक कह रहे हैं? बेकी ने बुरा सा मुँह बनाया। अच्छा ठीक है, अब मूड तो ख़राब मत करो। फ्रीन उसका ख़राब मूड भी नहीं देख सकता था। ये क्या फीलिंग थी वो खुद नहीं समझता था। देखने वाला दूर से ही देखकर बता सकता था कि वो प्यार में डूब चुका है, लेकिन उसके अंदर अभी भी उस मिस्ट्री गर्ल के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था, जिसको उसने क्रिसमस पार्टी की रात को अपने साथ महसूस किया था। यही चीज़ उसे पूरी तरह बेकी के करीब होने नहीं दे रही थी, लेकिन अब वो अपने रिश्ते को पूरी तरह निभाना चाहता था। हर वक्त बेकी का ख्याल रखना चाहता था, उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, और इसी तरह वो उसे अपनी पीठ पर उठाए पहाड़ उतरने लगा। फ्रीन के दोस्त जो नाश्ते के बाद आसपास की जगह और वैलीज देखने के लिए बाइनोकुलर लेकर बाहर घूम रहे थे। नाम ने अचानक उन्हें पहाड़ उतरते हुए बाइनोकुलर से देखा और चिल्ला उठी, गाइस डू यू बिलीव, वो देखो वहाँ पे फ्रीन और बेकी हैं। ये कहते हुए उसने टी को बाइनोकुलर्स दिए। रियली? अरे हाँ यार, ये तो वही हैं, डोंट टेल मी। ये इसे ऐसे ही उठाकर ऊपर गया और नीचे भी आ रहा है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, ख़ास तौर पर केट को। नहीं, तुम लोगों ने कुछ और देखा होगा, कोई और होगा। अरे फ्रीन ही है, टी ने दोबारा उसे बताया।
सीरियसली? उसने टी के हाथ से बाइनोकुलर्स छीनकर देखते हुए कहा। फ्रीन अपने आसपास की दुनिया से अनजान बेकी को डांटने में मसरूफ़ था, जिसकी घुटने की हल्की सी चोट भी उसको बहुत ज़्यादा लग रही थी। फाइनली जब वो पहाड़ उतरा तो उसके दोस्त सीने पर बाजू लपेटे खड़े थे। क्या हुआ फ्रीन, सब ठीक तो है? उनके लिए ये बात इसलिए भी शॉकिंग थी क्योंकि वो फ्रीन को बहुत टाइम से जानते थे। लड़कियां उसे सेड्यूस करने के लिए हर वक्त उसके आगे पीछे घूमती थी, पर ऐसा कंसर्न उसने तो कभी किसी लड़की के लिए शो नहीं किया था। यही बात साबित करती थी कि बेकी उसके लिए कितनी स्पेशल है। हाँ, वो बेकी को चोट लग गई। फ्रीन का अभी भी सारा ध्यान बेकी की चोट पर था। बहुत ज़्यादा चोट लगी है क्या बेकी? नाम ने कंसर्न से पूछा। नहीं, इतनी भी नहीं है। बेकी अब शाय फील कर रही थी क्योंकि वो सब उसे देख रहे थे। फ्रीन प्लीज़ उतारिए मुझे। तुम चुप रहो, घर अभी बहुत दूर है। ये कहता वो फिर से आगे की तरफ चल पड़ा। और तुम लोग कोई ढंग का काम किया करो। इससे पहले कि उसके दोस्त उसे कोई कमेंट पास करते, वही उन्हें कमेंट देकर बेकी को उठाकर घर की तरफ चल पड़ा। और अब वो सब भी उन दोनों को फॉलो कर रहे थे। माँ, वेडिंग कार्ड के लिए ये वाला कैसा है? मिसेस चंकी माँ और दादी बैठे वेडिंग कार्ड सेलेक्ट कर रहे थे। तभी उन्होंने फ्रीन और बेकी को आते हुए देखा। वो घर के गार्डन के करीब थे, जो लॉन्च से बिल्कुल डायरेक्टली नज़र आ रहा था। इसने बेकी को ऐसे उठाया क्यों है? सब ठीक तो है ना? वो परेशान होती हुई जब दरवाजे पर गई तो उन दोनों को ही देखती रह गई। फ्रीन ने बड़े प्यार से बेकी को बेंच पर बिठाया, जो शाय फील कर रही थी। फ्रीन बस ठीक है, बहुत हो गया। वो उसकी कोई बात सुन ही नहीं रहा था। उसने बस ये कहा। बेकी के पैरों को अपने हाथों से साफ़ किया जिन पर मिट्टी लगी थी। बेकी ने हाथ में जो जूते पकड़े थे वो उसने लेकर उसके पैरों में पहनाए। फिर जाकर अपने रुमाल से मिसेस चंकी माँ बड़े प्यार से उन दोनों को देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? दादी ने पूछा। अपना पास देख रही हूँ माँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ऐसे ही मेरा बेटा भी तो तुम्हें एक दफ़ा उठा कर लाया था ना। तब मैं भी मन्नत मानने गई थी। शादी के 5 साल बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। तब इसी तरह उनके हस्बैंड भी उन्हें उठाकर उस टेंपल पर लेकर गए थे। अपने बेटे और बहू को इस तरह प्यार करता देखकर उनका दिल खुशी से भर गया। फ्रीन सिर्फ उनका बेटा नहीं था, उनकी सारी दुनिया था। उन्होंने उस टेंपल पर जाकर अपने हस्बैंड का एक छोटा सा रूप मांगा था। उन्हें बहुत ख्वाहिश थी कि उनका बेटा बिल्कुल अपने डैड की तरह हो, और आज फ्रीन बिल्कुल अपने डैड ही की तरह लग रहा था। वो अपने पास्ट की बातों में खो गई। तभी उन्हें फ्रीन की आवाज़ आई। मॉम, बेकी को चोट लगी है, अंदर से ज़रा बैंडेज तो ला दो। ओके बेटा। वो अपनी सोचों से निकलती उसके लिए बैंडेज ले आई और उसने अपने हाथ से बेकी की घुटने की चोट को साफ़ किया और वहाँ बैंडेज किया। फ्रीन बस बहुत हो गया। बेकी सबको देखकर बहुत शाय फील कर रही थी। उसके बैंडेज करने के बाद वो अपने कमरे में चली गई। दादी, मिसेस चंकी माँ और बाकी सब लोग फ्रीन को आंखों से टीस कर रहे थे, पर उसे टीस करना कहाँ आसान था। वो पैंट की पॉकेट्स में हाथ रख के वहाँ से ऐसे चला गया जैसे ये बहुत नॉर्मल हो। पर यह बात वो भी जानता था कि उसका ये रिएक्शन, उसकी ये केयर नॉर्मल नहीं थी। टेंपल से आने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक गया था। माना कि उसने बेकी से कहा था कि वो स्ट्रॉन्ग है। जब तक वो उसके साथ थी तब तक वो उसके सामने मजबूत भी रहा, पर अपने कमरे में आकर वो इतना थक गया था कि कपड़े भी बदल नहीं पाया, ना ही जूते उतार पाया। ऐसे ही बिस्तर पर गिरा और सो गया। दोपहर के वक्त भी उसका कमरा बंद ही था। सब लोग जानते थे कि उसके इतने थकने की क्या वजह है, इसीलिए किसी ने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन बेकी, वो धीरे से खामोशी से उसके कमरे में चली गई। वो बिस्तर पर औंधा लेटा था, पैरों में जूते अभी भी थे और चेहरे पर थकान साफ जाहिर हो रही थी। उसने उसके जूते उतारे तो वहाँ पर अनगिनत ज़ख्म थे
और बहुत से छाले जो उसे लेकर चढ़ने की वजह से फ्रीन के पैरों पर थे। उन्हें देखकर बेकी की आंख से एक आंसू गिरा जो फ्रीन के पैर पर गिरा और उसकी आंख खुल गई। बेकी, क्या हुआ? वो सीधा होता उसे देखकर परेशान हो गया। आई एम सॉरी। बेकी नज़रें झुकाए आंसू गिरा रही थी। उसने उसका चेहरा हाथों में थाम लिया। सॉरी किस लिए? मेरी वजह से आपको टेंपल पर जाना पड़ा और आपके पैरों में चोट लगी। वो मुस्कुराता उसके करीब हुआ और उसके माथे को चूम लिया। तुम मेरी खातिर हर तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकती हो, अकेली पहाड़ चढ़ सकती हो, मेरी खातिर टेंपल पर जा सकती हो, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ना करूं, ये तो पॉसिबल नहीं है। बेकी उसे देखने लगी। तो फ्रीन कैसे जानता था कि उसने क्या मांगा? फ्रीन उसकी आंखों का सवाल समझ गया। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारी आंखें बोलती हैं, जो तुम नहीं कह पाती वो भी बोलती हैं। और उन आंखों ने मुझे बता दिया कि वो मेरे लिए ही कुछ मांगने गई थी। क्या ये शायद अभी मैं जानना नहीं चाहता, ना ही अभी तुम बता पाओगी। ये कहते हुए उसने उसके आंसुओं को अपने होंठों से छू लिया। मेरे लिए मत रो बेकी, मैं जब तक ज़िंदा हूँ तुम्हें ऐसे ही प्रोटेक्ट करूँगा और कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हें अकेला छोड़ूंगा। बेकी ने उसे गले लगा लिया और वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर ऐसे ही गले लगाकर बैठे रहे। मैंने शावर ले लिया, मेरी बैड स्मेल से कहीं तुम बेहोश तो नहीं होगी, फ्रीन ने मजाक करते हुए कहा। अब बेकी थोड़ी नॉर्मल हो गई थी। मैं आपके लिए बाथटब तैयार कर देती हूँ। ओके। और तकरीबन 1 घंटे बाद वो बाथटब में बैठा था जब किसी ने आकर पीछे से उसके कंधों पर मसाज करना शुरू कर दिया। इसकी ज़रूरत नहीं है, पर अगर तुम कर ही रही हो तो। उसने हाथों को थोड़ा पीछे किया। यहाँ पर करो, बहुत अच्छा लग रहा है। वो पीछे जो भी थी फ्रीन के इस एक्शन की वजह से उससे और करीब हो गई। फ्रीन को लग रहा था ये बेकी है। वो काफ़ी हैरान भी था क्योंकि बेकी कभी इस तरह से रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जब वो मुड़ा तो हैरान रह गया। नीता, तुम कब आई? अभी थोड़ी देर पहले। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ये सब ठीक नहीं है, फ्रीन गुस्से से बोला। मेरी शादी होने वाली है और तुम। शादी होने वाली है, हुई तो नहीं। ये कहते हुए नीता खड़ी हो गई और फ्रीन के सीने पर खुद को गिराने लगी जब उसने एक झटके से उसे दूर किया। जस्ट शट अप। उसने जल्दी से बाथरोब पहना और वहाँ से निकल गया। नीता की हुई इस हरकत की वजह से वो बहुत डिस्टर्ब हो गया था। डिस्टर्बेंस में वो अकेला बाहर बैठा था जब नाम उसके पास आई। फ्रीन, किन सोचों में गुम हो? मैं कुछ नहीं, तुम बताओ। मैं तुम्हें कहने वाली थी आज रात को हमारा कैंपिंग का प्लान है, तो चलें? हाँ, जैसा तुम कहो। नाम ने देखा कि वो किसी सोच में था। क्या हुआ, तुम्हारी उस पोवर्ट ने कुछ किया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। फ्रीन उसे बताना नहीं चाहता था कि क्या हुआ। कोई समझ ही नहीं पाता कि इसमें फ्रीन की कोई गलती नहीं थी। उसका प्रीवियस रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा था। ठीक है, पर उससे ज़रा दूर ही रहना। ये कहती हुई नाम अपने फ़ोन में कुछ देखती वहाँ से चली गई और वो सोच में पड़ गया। गाइस, चलो ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। कैंप के दौरान सब लोग बैठे थे जब ट्रूथ और डेयर का गेम स्टार्ट हो गया। फ्रीन ने बॉटल घुमाई। एक एक करके सब लोगों ने या ट्रूथ या डेयर लिया और सब बहुत मज़े कर रहे थे। तभी बॉटल घूमकर बेकी पर आ रुकी और अब क्वेश्चन करने की बारी नीता की थी। सो मिस रेबेका, ट्रूथ और डेयर? ट्रूथ। तो फिर बताओ कि तुम फ्रीन से प्यार करती हो या नहीं? सब लोग उसे देखने लगे। ऑब्वियसली वो उससे प्यार करती है यार, दोनों शादी कर रहे हैं। केट उसके सवाल को ना समझते हुए बोली। इसने तो ट्रुथ का ऑप्शन ही ज़ाया कर दिया। ये ठीक कह रहा था।
बताओ रेबेका, क्या तुम फ्रीन से प्यार करती हो? उसने सामने बैठे फ्रीन को देखा जो जवाब चाह रहा था, लेकिन सबके सामने इस तरह कन्फेशन करना अभी उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसने सर झुकाया और 1 मिनट के बाद बोली, डेयर, मुझे डेयर चाहिए। दैट्स फाइन, नीता ने हंसते हुए कहा। तो फिर आप जंगल में जाइए और मेरे लिए एक खूबसूरत सा गुलाब लेकर आइए। इस जंगल में बहुत प्यारे गुलाब हैं, है ना फ्रीन? नीता, पर इतनी रात को जंगल में वो अकेले कैसे जाएगी? बेकी, कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ और मांग लो वरना गेम को ख़त्म करो, उसने बेकी की नज़रों में देख के कहा। डर गई मिस रेबेका? नहीं, मैं जाऊंगी। वो नीता से हारना नहीं चाहती थी। बेकी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रीन, अगर मुझे नहीं मिला तो मैं फ़ौरन वापस आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। ये कहते हुए वो चली गई और फ्रीन एंजाइटी में बैठा रहा। 10 मिनट उसने बहुत मुश्किल से गुजारे और उसके बाद भागता हुआ वो जंगल के अंदर के हिस्से में चला गया। बेकी कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। वो जंगल में बहुत आगे तक चला गया था। यहाँ ना फ़ोन के सिग्नल्स थे ना कोई चीज़। परेशान हो रहा था और अचानक उसकी आंख से एक आंसू गिर गया बेकी को ढूंढते ढूंढते। वो पहले तो कभी किसी के लिए नहीं रोया, लेकिन उसे डर था कि कहीं बेकी को कुछ हो ना जाए। तभी उसे एक अमरफल के दरख्त के नीचे बेकी मिली, गड्ढे में गिरी हुई, कीचड़ से लथपथ। तुम ठीक हो? उसकी आवाज़ सुनकर बेकी शॉक्ड रह गई। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे आंसुओं से भराई हुई हो। फ्रीन, आप ठीक हैं? मुझे छोड़ो, तुम बताओ तुम ठीक हो? ये कहते हुए उसने दोनों हाथों से बेकी को खींचकर गड्ढे से बाहर निकाला। हाँ, मुझे बस मिल ही गया था फूल, बस मेरा पैर फिसल गया, बस करो तुम। ये कहकर उसने ज़ोर से बेकी को गले लगा लिया और अब वो भी पूरी तरह कीचड़ में नहाया हुआ था। फ्रीन, मैं डर गया था। ये कहते हुए उसने बेकी को कस लिया अपनी बाहों में और वो धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाने लगी। हम दोनों ही कीचड़ में पूरी तरह लथपथ हैं, बेकी हंसते हुए बोली। तो गलती भी तो तुम्हारी है, आइंदा मेरे बिना कहीं भी नहीं जाओगी और इतनी डेंजरस जगह पे तो बिल्कुल नहीं। ये कहते हुए उसने अपने आंसू साफ किए। वो हैरान हो गई। उसने ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा फ्रीन को अपने सामने रोते देखा था और वो अपनी मॉम के लिए रोया था, और दूसरी दफ़ा जिस औरत के लिए वो रो रहा था वो बेकी थी। वो नरमी से उसके आंसू साफ करती रही जबकि उसके हाथों की मिट्टी फ्रीन के चेहरे पर लग गई थी। यहाँ पास में ही झरना है, चलिए हम चल के वहाँ पे अपने कपड़े साफ़ कर लेते हैं। ठीक है। ये कहते हुए वो दोनों झरने पर गए। तो तुम पहले नहा लो, अपने कपड़े साफ़ कर लो, फिर मैं आ जाऊँगा। ये कहता हुआ वो मुंह दूसरी तरफ करके पत्थर पर बैठ गया। बेकी ने अपने कपड़े उतारे और उन्हें साइड पर रख दिया और झरने के नीचे खड़ी हो गई। फ्रीन कुछ देर खुद को रोकता रहा पर मुड़कर बेकी को देखने लगा। चांद की रोशनी में उसका गोरा बदन चांदनी की तरह चमक रहा था। उसकी नज़रें बेकी से हट ही नहीं रही थी। पानी के कतरे उसके जिस्म पर मोतियों की तरह फिसल रहे थे और वो बेखुद सा खुद ब खुद चलता कब उसके पास आ गया पता ही नहीं चला। तेज़ झरने के पानी के नीचे अब वो दोनों भीग रहे थे। बेकी मुड़ी और अचानक ही उसने फ्रीन को अपने सामने देखा। उसके जिस्म पर कोई कपड़े नहीं थे। उसको बहुत शर्म महसूस हुई और उसने दोनों बाजुओं से खुद को ढकने की कोशिश की। फ्रीन ने उसकी चीन ऊपर की और नरमी से उसके माथे को चूम लिया। क्या किया होगा मैंने जो मुझे तुम मिली? मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो गया कि तुम मेरी हो? वो उसकी आंखों में देखकर ईमानदारी से कह रहा था। बेकी उसे देखती रह गई। उसने आगे बढ़कर बेकी को किस करना स्टार्ट कर दिया। उसके हाथ बेकी के पूरे जिस्म को टटोल रहे थे। बेकी ने भी अपने बाजू
उसकी कमर के गिर्द लपेट दिए और उसे खुद की ओर करीब होने दिया। वो सॉफ्टली उसे किस करता, उसकी नेक से लेकर उसकी कॉलर बोन तक किसेस करता रहा। झरने के ठंडे पानी में भी उन दोनों की सांसों की गर्मी ने माहौल को बहुत गर्म कर दिया था। वो दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में डूब गए थे। तभी उसने फ्रीन की शर्ट को ओपन किया और उसे किस करने लगी। वो उसे किसेस कर रही थी। तभी फ्रीन को अचानक वो जवाब मिल गया जो कब से उसके अंदर एक गिरा की तरह बंधा हुआ था, जिसकी वजह से वो पास होकर भी बेकी के पास नहीं हो पा रहा था। उसने एक झटके से आंखें खोली और बेकी को देखकर पूछा, वो तुम थी ना? हाँ? बेकी समझ नहीं पाई। वो तुम थी मेरे साथ उस रात क्रिसमस पार्टी में। मैं इनकार मत करना। वो बेकी की आंखों में देख रहा था। बेकी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सुनना चाहता था बेकी से कि हाँ वो वही लड़की है, लेकिन बेकी अभी ये जवाब नहीं दे पा रही थी। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। उसने निकलकर अपने कपड़े पहने और जल्दी से वहाँ से चली गई और फ्रीन वहाँ खड़ा का खड़ा रह गया। बेकी के जाने के बाद उसका माइंड पूरी तरह से क्लियर हो गया था, लेकिन बेकी का कन्फेशन ज़रूरी था। वो जानता था कि वो कन्फेस नहीं करेगी, पर अगर वो लड़की बेकी थी तो कोई और भी था जो इस बारे में जानता था। वो तेज़ी से घर चला गया और मिस वॉन को हर जगह ढूंढने लगा। मिस वॉन कहाँ है? तुमने मिस वॉन को देखा? फ्रीन ने एक सर्वेंट से पूछा। जी सर, वो अपने कमरे में है। और वो तेज़ी से मिस वॉन के कमरे की तरफ बढ़ गया। मिस वॉन, ये कहता हुआ वो उनके कमरे में बिना इजाज़त के ज़िंदगी में पहली दफ़ा चला गया। क्या हुआ फ्रीन, सब ठीक है? वो बेकी है ना? मिस वॉन उसका सवाल समझ गई, पर फिर भी वो उसके मुंह से सुनना चाहती थी। किसकी बात कर रहे हैं आप? क्रिसमस पार्टी की रात जिस लड़की का मैंने पूछा, वो बेकी है ना? फ्रीन आंखों में सवाल लिए खड़ा था और मिस वॉन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि इसका जवाब देने के लिए मैं सही इंसान हूँ, पर बेकी मुझे बताएगी नहीं, आप जानती हैं। तो फिर आपको उस पर इतना विश्वास बना लेना चाहिए कि वो आपको बता सके कि वो क्या सोचती है और क्या चाहती है। शायद उसे डर है कि अगर आपको वो बता भी देगी तो उससे कुछ बदलेगा नहीं। आपके लिए वो बस एक आम लड़की ही रहेगी, जैसी नॉर्मली आपके साथ होती हैं। पर वो अलग है, आप जानती हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन बेकी को विश्वास कैसे दिलाएं? क्या जो कुछ हुआ उसके बाद वो पूरी तरह विश्वास कर पाएगी? आपने उसका विश्वास तोड़ा है और आपको दोबारा उसका विश्वास जीतना पड़ेगा। मिस वॉन की इन कही हुई बातों ने फ्रीन के माइंड को पूरी तरह क्लियर कर दिया और वो उन्हें देखकर मुस्कुरा कर बोला, आप बहुत आसानी से मेरी ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम्स का जवाब दे देती हैं ना? मिस वॉन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैंने 27 साल अपनी ज़िंदगी गुजारने के बाद 25 साल आपकी ज़िंदगी को गुजारा है फ्रीन बाबा। और वो दोनों मुस्कुराने लगे। अब उसे पता था कि वो लड़की जिससे वो प्यार करता है, जो उसकी वजूद का हिस्सा है, जो उसकी सोलमेट है, वो कौन है। वो उस लड़की को अपने प्यार का यकीन दिलाना चाहता था, उसे समझाना चाहता था कि वो उसके लिए कोई आम लड़की नहीं है, कोई कैजुअल लड़की नहीं है। उसने जो भी किया था उसके बाद बेकी का उस पर इस तरह शक करना बिल्कुल नेचुरल था, लेकिन वो अपने अंदर डिटरमिन्ड था कि अपने प्यार से और अपनी केयर से बेकी के दिल से सारी इनसिक्योरिटीज़ दूर कर देगा। और इसी के साथ एपिसोड 9 का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट एपिसोड के साथ। स्टे ब्लेस्ड एंड पीस आउट।